हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक नई थियरी स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नेम है अल्फ्रेड वर्नर प्रिंसिपल। अल्फ्रेड वर्नर प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट का नेम है और उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसके अंदर मैं यहां पर कुछ लिखूंगा, ध्यान से समझना और नोट भी करनी है आप लोगों को। पहला, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया को मिक्स किया, 6 मोल ऑफ अमोनिया को मिक्स किया। कोबाल्ट क्लोराइड एंड 6 मोल ऑफ अमोनिया, नॉट H2O, 6 मोल अमोनिया को साथ में ले लिया। उसके बाद उन्होंने सेकेंड काम किया, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और फिर 5 मोल अमोनिया ले लिया। समझ में आ रहा है पॉइंट? थर्ड नंबर पे उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड एंड 4 मोल ऑफ अमोनिया लिया एंड देन आफ्टर उन्होंने फोर्थ टाइम भी कोबाल्ट क्लोराइड एंड 4 मोल अमोनिया लिया। अब उन्होंने ये देखा कि यहां पर जब AgNO3 डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं, AgNO3, और कैसा, कोल्ड AgNO3 जब इसके अंदर डाला तो यहां पर उनको AgCl के प्रेसिपिटेट मिले, लेकिन कितने मोल AgCl मिले, तो 3 मोल ऑफ AgCl मिले, जो सेटिस्फाई करता है इस चीज को कि COCl3 में क्लोराइड 3 है, यहां से 3 मोल ऑफ सिल्वर यूज होंगे। हम बैलेंस नहीं कर रहे बट 3 मोल लिख सकते हो आप, तो 3 मोल AgCl मिलेंगे और इसके यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट उनको मिले, व्हाइट PPT ऑफ AgCl मिले। देन आफ्टर अगेन AgNO3 कोल्ड इसमें ऐड किया गया, तो यहां पर एक सिल्वर 3 क्लोरीन है, यहां पर 3 मोल ले लो, फिर भी यहां पर 2 मोल AgCl ही मिले उनको। फिर उन्होंने AgNO3 यहां पर भी डाला 3 मोल, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ AgNO3 ही डाला है, सब में कोल्ड AgNO3 ही डाला गया है, फिर भी यहां पर 1 मोल ही AgCl मिला। अगेन यहां पर AgNO3 डाला, कैसा, कोल्ड AgNO3 डाला यहां पर भी, तो यहां पर भी 1 मोल ही AgCl मिला। कहने का मतलब यहां पर यह है कि सब में व्हाइट प्रेसिपिटेट तो मिले लेकिन नंबर ऑफ मोल डिफरेंट मिले। पहले तो समझ में आ रहा है कि 3 मोल क्लोराइड है तो 3 मोल AgCl मिलेंगे, बट सेकेंड में भी 3 मोल क्लोराइड है फिर भी 2 मोल AgCl मिले। थर्ड नंबर में देखो तो 3 मोल क्लोराइड है फिर भी 1 मोल AgCl मिला, फिर 3 मोल क्लोराइड है फिर भी 1 मोल AgCl क्यों मिल रहा है, इस चीज को समझने का उन्होंने ट्राई किया। एंड ट्राई करते करते फाइनली उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना डाला, या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना डाला। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं इसे, मैंने पहले ही बता दिया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा नेम इसका क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। तो इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सॉरी बेटा। अब देखा गया कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स मिला वो कुछ ऐसा मिला था, CONH3 6 टाइम्स। अब समझना, यहां पर जो कोबाल्ट है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +3, सेकेंड में भी +3, थर्ड में भी +3, फोर्थ में भी +3। सभी में जो कोबाल्ट है मेटल उसका चार्ज +3 है। अमोनिया तो चार्जलेस है, अमोनिया का चार्ज होता नहीं है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +3 चार्ज होना चाहिए, जिसे बैलेंस करने के लिए 3 क्लोराइड यहां पर आएंगे और ये Cl3 बनाएंगे। जब मैं इसका आयोनाइजेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे मिलेगा CONH3 6, इसके ऊपर +3 एंड यहां पर मुझे मिलेगा 3 मोल ऑफ Cl माइनस आयन। समझ में आया? जब मैं AgNO3 डालता हूं तो ये 3 Cl माइनस जो फ्री है वो फ्री Cl माइनस सिल्वर के साथ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं। देन आफ्टर CONH3 कितने हैं अमोनिया बेटा, 5 मोल, तो यहां पर 5 मोल ऑफ अमोनिया आएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कोबाल्ट के साथ 6 जुड़ते हैं, तो 6 लिगेंड में 5 तो अमोनिया है, एक क्लोराइड आएगा, तो अब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना, +3 बेटा।
समझो, तो क्लोरीन के ऊपर -1, ये क्लोराइड -1, ये +3, चार्ज बच गया +2, जिसे बैलेंस करने के लिए पीछे 2 आएंगे। समझ में आया पॉइंट? तो यहां पर 3 क्लोरीन है, बट आउट ऑफ दिस 3 क्लोराइड, एक क्लोराइड इनसाइड और 2 क्लोराइड आउटसाइड है। हम जानते हैं कि आउटसाइड क्लोराइड ही आयोनाइज होता है। तो यहां पर CONH3 5 Cl, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा एंड यहां पर 2 मोल ऑफ Cl माइनस आएगा। समझ में आया? देन आफ्टर देखा जाए बेटा तो क्या हो सकता है, यहां पर आप देखो अगेन क्लोराइड कितने हैं, 3 है, दिख रहा है कि नहीं, 3 क्लोराइड है बेटा, लेकिन यहां पर बनेगा CO। चलो अमोनिया कितना है, 4, तो यहां पर ले लो 4 मोल ऑफ अमोनिया। लिगेंड टोटल करने कितने हैं, इनसाइड 6, तो जो रिमेनिंग है वो क्लोराइड ले लो। अब अगेन CO के ऊपर चार्ज आएगा +3, क्लोराइड के ऊपर -2, तो यहां पर +1 बचेगा, रिमेनिंग 1 क्लोरीन आउटसाइड होगा। टोटल 3 क्लोराइड हो ही गए, देख ही रहे हो आप लोग। यहां पर बनेगा CO, देन NH3 4 टाइम्स, Cl2, ऊपर चार्ज क्या लिखो बोलो, +1, वेरी गुड, एंड यहां पर एक Cl माइनस मिलेगा। यहां पर देखें तो यहां पर सेम कंडीशन, CONH3 4 टाइम्स, 6 करने के लिए 2 क्लोराइड आयन आएंगे अंदर की तरफ, एक क्लोराइड आउटसाइड रहेगा, और यहां पर मुझे मिलेगा CONH3 4 टाइम्स, देन Cl2, ऊपर आएगा +1 और यहां पर आएगा Cl माइनस। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब बेटा आपको तो ये समझ में आया होगा कि ये AgCl क्यों कितने मोल मिल रहे हैं। यहां पर 3 Cl माइनस है तो 3 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे, 2 मोल Cl माइनस है तो 2 मोल AgCl मिलेंगे, ऊपर 3 मोल। यहां पर 1 मोल Cl माइनस है तो 1 मोल AgCl मिलेंगे। ये समझ में तो आया, राइट? बट एक चीज और यहां पर समझने जैसी ये है कि इसका कलर हमें येलो मिला। जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसका कलर कैसा मिला, येलो। दूसरे का कलर देखा जाए तो हमें पर्पल मिला। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर हमें कैसा मिला, पर्पल कलर का देखने को मिला। थर्ड कलर जो है हमको ग्रीन मिला बेटा, थर्ड ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला। एंड लास्ट की मैं बात करूं तो वायोलेट कलर का कंपाउंड मिला, ये वायोलेट कलर का कंपाउंड मिला। अब पहले दो तो डिफरेंट है, देखो अमोनिया 6, अमोनिया 5, क्लोराइड 1, तो हो सकता है कि कलर अलग हो, बट ये दोनों की बात करी जाए तो ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं हम लोगों को। अब जब सेम दिख रहे हैं तो इसका मतलब कलर कैसे डिफरेंट होने, कलर भी तो सेम होने चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही सेम दिख रहे हैं। बट ध्यान रखना यहां पर अमोनिया 4 क्लोराइड 2, अमोनिया 4 क्लोराइड 2, ये लिगेंड बोलते हैं इसे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन 3 डायमेंशन आर डिफरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। आगे जाके आप लोग डिटेल में इस टॉपिक को भी पढ़ोगे, इसी चैप्टर में कॉम्प्लेक्स के आइसोमर्स भी देखेंगे हम लोग। तो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन 3D आर डिफरेंट एंड इसीलिए इनके कलर हमको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो यहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया के बीच का रिएक्शंस करवाया एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए, वहां से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ। अब वहां से उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, अल्फ्रेड वर्नर ने अपना प्रिंसिपल दिया। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अल्फ्रेड वर्नर क्या है, पहला, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी देखने को मिलती है। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, एंड दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। बस इतना सा ही प्रिंसिपल है वैसे देखा जाए तो।
प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसी कोई भी कॉम्प्लेक्स में होती है। बट क्या ये दो चीजें देखने से आपको ये समझ आता है कि ये मतलब क्या है? नहीं, तो हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है वो देख रहे हैं हम लोग। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब देखना है। देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी वो आयोनिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक बॉन्ड कैरी करती है, आयोनिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, एंड ये आयोनाइजेशन से फ्री हो जाती है। तो ये आयोनाइजेशन इसका हो सकता है, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन इसका हो सकता है। जैसे कि देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू वर्नर देखा जाए तो यहां पर CONH3 में ये क्लोराइड जो 3 है, ऊपर देखो बेटा 3 क्लोराइड है, इसको आयोनाइजेशन से हमने फ्री कर लिया, क्योंकि ये स्फीयर जो है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके साथ ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्लोराइड आयन आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, किसके साथ? वो कॉम्प्लेक्स के साथ। तो उसी को उसकी प्राइमरी वैलेंसी बोली जाती है। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं तो यहां पर है CONH3 एंड Cl3। तो यहां पर ये 3 क्लोराइड जो है वो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आयोनाइजेशन से ये फ्री हो जाएंगे। तो मैं यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि ऐसे कितने आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। ऐसे कितने आयन है जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं? आंसर होना चाहिए 3। अंडरस्टूड? दूसरी चीज, COCl3 को देखो आप लोग, तो यहां पर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज, COCl3 को देखो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज, यहां पर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज, यहां पर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज। तो सेंट्रल मेटल जो है यहां पर कॉम्प्लेक्स में, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उस चार्ज को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन जो है वो कौन से आयन होते हैं? नेगेटिव। तो यहां पर लिख सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाई विद द नेगेटिव आयन। उस टाइम पे वर्नर ने ये चीज बताई थी कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाई विद द नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो क्लोराइड 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 पीछे ही है। आज की तारीख में तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स है कि प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाई होती है, जैसे कि K4 FeCN6। अब यदि मैं इसका आयोनाइजेशन करूंगा तो मुझे 4K+ मिलेगा, एन मुझे यहां पर मिलेगा FeCN6 -4। समझ में आ रहा है? अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी, तो आप लिखोगे 4। नो, यदि मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी वैलेंसी से कितने आयन जुड़े हुए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 4। प्राइमरी वैलेंसी से कितने आयन जुड़े हुए हैं? 4। यहां पर प्राइमरी वैलेंसी से कितने आयन जुड़े हुए हैं? 3। और मैं आपसे पूछूं कि यहां पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी, तो आपको इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। देखो, साइनाइड का -1 चार्ज, ऐसे टोटल कितने साइनाइड? 6। तो यहां पर आएगा -6। अब बेटा -6 का आंसर -4 क्यों आया? क्योंकि Fe का चार्ज होगा +2, +2 -6 -4 आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी तो 2 ही है, बट प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन 4 है। वर्नर प्रिंसिपल के अंदर तो उनके पास सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स थे, ये वाले, और यही कॉम्प्लेक्स थे। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल दिया था, तो उसमें तो उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, जो आयोनाइजेशन से फ्री हो जाती है। आयोनाइजेशन करो वो फ्री हो जाएगी। समझ में आया? देन आफ्टर बात आती है सेकेंडरी वैलेंसी की। अब बेटा सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है? पहले तो ये याद रखो कि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बताती है।
जो आयोनाइजेशन से फ्री नहीं होती है। जब आयोनाइजेशन करोगे तो वो अलग नहीं होते, आयोनाइजेशन से फ्री नहीं होती वो। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर यहां पर यदि मैं कॉम्प्लेक्स लिखूं, जैसे कि मेरे पास है CO NH36, इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो अंदर की तरफ अमोनिया कितने हैं? 6। यहां पर मैं कोबाल्ट ले लूं 1, इस कोबाल्ट के साथ में 6 अमोनिया को ज्वाइंट करूं तो यहां पर एक अमोनिया, इसका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को देगा, यहां पर अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को देगा, यहां पर अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को देगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो आप देख सकते हो कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। देख रहे हो ना बेटा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। इसको ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। दूसरी चीज, ये जो है इसको हम लोग नाम देते हैं लिगैंड। अब ये लिगैंड्स कौन हो सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू वर्नर लिगैंड जो होते हैं वो न्यूट्रल एटम हो सकते हैं। लिगैंड जो है वो न्यूट्रल एटम हो सकते हैं या फिर नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। लेकिन लिगैंड तो पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं बेटा। क्यों? देखो जरा ध्यान से, आप लोग यहां पर इस कॉम्प्लेक्स को नजर करिए तो अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोराइड नेगेटिव, अमोनिया न्यूट्रल, क्लोराइड नेगेटिव, अमोनिया न्यूट्रल, क्लोराइड नेगेटिव। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू वर्नर न्यूट्रल भी लिगेंड हो सकता है एंड नेगेटिव आयन भी हो सकता है, बट आज की तारीख में देखा जाए तो पॉजिटिव आयन भी होता है। ओके, जैसे कि NO+, तो NO+ नाइट्रोसोनियम बोलते हैं उसे। ओके, तो ये भी तो लिगेंड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, आज ही डिटेल आ जाएगी इसकी। तो अभी अब दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहां पर जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनेंगे तो वो डायरेक्शनल होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी फिक्स मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अ प्रॉपर ज्योमेट्री ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड्स का नेचर डायरेक्शनल है और इसीलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो प्रॉपर देखने को मिलती है, फिक्स ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है। समझ में आया पॉइंट? सेकेंडरी वैलेंसी में यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे यदि मैं ले लूं CO, यहां पर मैं ले लूं EN एंड यहां पर मैं ले लूं 3 टाइम्स, इसके ऊपर चार्ज आएगा +3, तो यहां पर EN है, ये इथिलीन डायअमाइन है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वैसे तो, लेकिन आपको समझना यह है कि CH2 देन NH2 अब यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये डोनेशन कर सकता है और ये भी डोनेशन कर सकता है। अब यहां पर ये पूरा का पूरा एक ही EN है, इसे हम लोग बोलते हैं इथिलीन डायअमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इथिलीन डायअमाइन बोलते हैं। बट इथिलीन डायअमाइन में यहां पर का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहां का नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है कोबाल्ट आयन को। तो एक EN कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो यहां पर मेरे पास 3 EN है, कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड अलग चीज है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है। यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल विद द कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाता था, लेकिन यहां पर एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की नंबर पूछी जाए, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएंगी? तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 आएगी।
सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट नहीं करती है. सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स. समझ में आया बेटा? तो याद रखो, आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स डिफर भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है. राइट? डायरेक्शनल नेचर होता है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? फिक्स होती है. अब कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं. जैसे कि NiCO4 ले लूं मैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? चार्जलेस. मीन्स ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. उसके बाद में यहां पर ले लूं CONH3 6 टाइम्स, और यहां पर मैं ले लूं Cl3, तो इसके ऊपर +3 चार्ज होगा, तभी तो पीछे Cl3 आया. तो ये कैसा है? पॉजिटिव टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. एंड यदि मैं ले लूं यहां पर K4 FeCN6, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तभी तो पीछे +4 आगे +4 आएगा. तो ये है हमारा नेगेटिव टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो यहां पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है. डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं. सबसे पहले शुरुआत करी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में वर्नर ने. तो वर्नर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयंस है. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन है. क्या प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन ऑलवेज इक्वल? नो. यहां पर कोबाल्ट का चार्ज +3 वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है. इन प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हो सकती है कि प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयन इक्वल हो सकते हैं, बट हर बार इक्वल हो वो जरूरी नहीं. इसमें देखो Fe का चार्ज +2 है, बट प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए आयंस 4 है, तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल मैं कहना क्या चाहता हूं. राइट? तो ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस करी वो वर्नर प्रिंसिपल है. अल्फ्रेड वर्नर ने ये चीजें बताई है. अब हम लोग कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं. टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखा जाए तो पहले है कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं. वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, और इट कैन बी न्यूट्रल, चार्जलेस. तो ये नेगेटिव आयन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है. तो यहां पर लिख सकते हैं एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद द एनायन कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स आयन. देखो बेटा, यहां पर ये मेटल और यहां पर ये लिगेंड होंगे. लिगेंड के तौर पे कौन हो सकता है? एनायन हो सकते हैं, कैटायन हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स खुद नेगेटिव हो सकता है, खुद पॉजिटिव हो सकता है, चार्जलेस भी हो सकता है. इट इज अ नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसके अंदर जो आएंगे वो कभी आयोनाइजेशन से फ्री नहीं होते हैं. इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है. अब बात आती है सेंट्रल मेटल आयन के बारे में. सेंट्रल मेटल आयन जो यहां पर होता है, मेटल यहां पर होते हैं लिगेंड, लिगेंड के नंबर को मान लो X. ओके, ये है सेंट्रल मेटल आयन. द मेटल आयन विच फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन in combination with the anion, cation or neutral molecule is called a central metal ion. कॉम्प्लेक्स है ये पूरा बेटा. कॉम्प्लेक्स आयन में ये लिगेंड है. लिगेंड कौन हो सकता है? लिगेंड हो सकता है एनायंस, और ये हो सकते हैं कैटायंस, और ये हो सकते हैं न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स. राइट? तो इनके साथ यहां पर जो है
इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के बीच का रिलेशन क्या है। लिगेंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करेगा, तो लिगेंड जो है वो डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। मेटल इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो एनायन, कैटायन या न्यूट्रल हो सकता है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वो कौन हो सकते हैं, तो जिनके पास एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। बेटा कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कब करेगा, जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। और वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है डी ऑर्बिटल यहां पर वैकेंट होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यादातर ये मेटल, ज्यादातर नॉट हर बार, लेकिन ज्यादातर केस में यहां पर जो मेटल होगी वो डी ब्लॉक की होगी, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जैसे कि +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है। जब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने देखी है तो डिफरेंट डिफरेंट डी ऑर्बिटल भी हम लोगों को एम्प्टी मिलेगी, एंड हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे डी ऑर्बिटल वैकेंट मिलेगी, तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट नंबर पे लिगेंड के पास से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा लुईस एसिड, ये डोनर है तो ये बनेगा लुईस बेस। तो लिगेंड जो है वो लुईस बेस होगा एंड ये मेटल है वो लुईस एसिड होगा। देखो यहां पर सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये मैंने लिखा, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द डोनर स्पीसी। एक तरफ से डोनेशन हो रहा है, एक तरफ से एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। जनरली बिलोंग्स टू डी ब्लॉक because D block element have a tendency to form complex due to their high charge density and availability of vacant orbital। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि उनकी चार्ज डेंसिटी, ये रही ना चार्ज डेंसिटी, ये है चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इनकी चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, और इसी वजह से नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अलग अलग नंबर पे हो सकती है। अलग अलग नंबर पे वैकेंट ऑर्बिटल आएगी तो इससे वो कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप के फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, जो कि इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि होता क्या है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, the total number of coordinate bonds formed by central metal ion with donor species called a coordination number of central metal ion। वो तो हम पहले ही जान चुके। जैसे इसमें बात करें तो अमोनिया कितने दिख रहे हैं आपको, 4, तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या हर बार कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ इक्वल होगा? जरूरी नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेटा आपको, COEN 3 टाइम्स लिखूं मैं ऊपर +3 चार्ज, एंड में लिखूं CONH3 6 टाइम्स ऊपर +3 चार्ज, तो इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि एक अमोनिया एक बॉन्ड फॉर्म करता है, बट एक EN 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही आता है। ओके, अभी समझ में नहीं आए तो भी चिंता मत करो, आगे जाके समझ में आ ही जाएगा आपको। टाइप ऑफ लिगेंड देखेंगे उस टाइम पे। अब देखते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच गेट आयोनाइज्ड इज नोन एज अ आयोनाइजेशन स्फीयर। आपको पता है कि आयोनाइजेशन किसका होता है, प्राइमरी वैलेंसी का। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके पीछे जो होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं बेटा,
या फिर इसके आगे जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं। तो आयोनाइजेशन से या तो ये पॉजिटिव आयन फ्री होंगे या फिर पीछे के नेगेटिव आयन फ्री होंगे, राइट। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये है हमारा सेंट्रल मेटल, ये है लिगेंड, ये है नंबर ऑफ लिगेंड विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सल्फेट है, वो आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अमोनिया वाला, एंड सेंट्रल मेटल आयन है कॉपर। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। इट इज अ नंबर which represent the electrical charge on the central metal atom of a complex ion। कॉम्प्लेक्स आयन की सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे FeCN6 4- है, तो यहां पर साइनाइड -6 है बेटा, चार्ज है ऊपर -4, तो -6 का आंसर -4 क्यों आया? क्योंकि Fe का चार्ज होगा +2, तो +2 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा। अमोनिया का चार्ज 0 होता है, हम सब जानते हैं, तो ये ऊपर जो चार्ज आया वही कोबाल्ट का चार्ज होगा, तो +3 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, ऊपर कोई चार्ज नहीं, एंड हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनिल वो न्यूट्रल लिगेंड है और चार्ज नहीं है, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो FeCN6 में Fe का +2, CONH3 6 +3 में कोबाल्ट का +3, एंड 0 निकल का होता है। समझ में आ रहा है? NiCO4 के अंदर। अब बेटा ये जो CO है वो कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है। लिगेंड के तौर पे कोबाल्ट नहीं हो सकता, कार्बोनाइल होता है। देन आफ्टर है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। इट इज द algebraic sum of the total charge of the donor species and central metal ion। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं लिखूं, मेरे पास है FeCN6, अब यदि मैंने ऊपर -4 लिख लिया तो क्या ये -4 चार्ज आयन का है या ये -4 चार्ज अकेले साइनाइड का है? ना ही ये -4 अकेले साइनाइड का है, ना ही आयन का है। आयन एंड साइनाइड दोनों का कंबाइंड चार्ज -4 आता है, क्योंकि साइनाइड का टोटल चार्ज होगा -6 एंड आयन का चार्ज होता है +2, और ये दोनों मिलके -4 हो जाते हैं। समझ में आया पॉइंट आपको? देन आफ्टर बात आती है लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स, अब लिगेंड्स कौन होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, एनाइंस हो सकते हैं, कैटाइंस हो सकते हैं, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, which combine with the central metal ion to form a complex ion are called as a ligand। ligand always करते क्या है बेटा? सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ये हो सकते हैं नेगेटिव आयन, ये हो सकते हैं पॉजिटिव आयन, ये हो सकते हैं न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल, राइट। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दे एक्ट एज अ लुईस पेयर डोनर, ये डोनर होते हैं इसीलिए इनको लुईस बेस बोला जाता है। ये सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड होता है, लुईस बेस, which donate electron pair to central metal ion and form a coordinate bonds। Number of electron pair donated by a ligand to central metal ion is equal its density। समझ में आया? ये पॉइंट समझने जैसा है। जैसे अमोनिया है बेटा, तो अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो अमोनिया की डेंसिटी जो है, द डेंसिटी ऑफ द अमोनिया इज 1। बट मैं बात करूं EN की, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी इथिलीन डायमाइन, तो ये 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 2। जो लिगेंड जितनी बार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उतनी उसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के बारे में। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, देखो ज्यादातर केस में लिगेंड 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव बहुत कम मिले जाते हैं, नेगेटिव एंड न्यूट्रल ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखना, O सफिक्स is used in the name of anionic ligand
जो नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है, जिसे एनायोनिक लिगेंड बोलते हैं, उनके पीछे ओ सफिक्स लगेगा। जो कैटायोनिक लिगेंड्स है उनके पीछे ईएम सफिक्स लगेगा। एंड जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड, वो एज इट इज यूज होंगे, एज इट इज। इसमें नेम में कोई सफिक्स नहीं आता है। ओके, एन आयोनिक लिगेंड में ओ सफिक्स आएगा, कैटायोनिक में ईएम आएगा, एंड न्यूट्रल में एज इट इज यूज होगा। अब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या है मैंने पहले ही बता दिया। जो लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उतने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। पहले मोनोडेंटेट लिगेंड विच डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन। मोनोडेंटेट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे तो वो मोनोडेंटेट बोलते हैं। उसमें सबसे पहले हमें देखना है न्यूट्रल, ओके, जो चार्ज लेस है वो। अब न्यूट्रल में मैंने बोला एज इट इज नेम यूज करना है हम लोगों को। देखो, अमोनिया अमाइन, H2O एक्वा, NO नाइट्रोसिल, PH3 फॉस्फीन, PPH3 ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। PH3 ये है फिनाइल और P ये फॉस्फीन जैसा ही होता है तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। O2 डाइऑक्सीजन, N2 डाइनाइट्रोजन, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3NH2 मिथाइल अमाइन, NH2CONH2 यूरिया, NH2NH2 हाइड्रोजन, CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, CO कार्बोनाइल, CS थायोकार्बोनाइल। आपको ये दोनों याद रखने होंगे बेटा, कार्बोनाइल ही है बट O की जगह S होता है तो वो थायोकार्बोनाइल हो जाता है। इसमें ज्यादातर आप ये यूज करोगे ये 3, फिर आप यूज करोगे एक ये वाला, आप यूज करोगे ये 2। ज्यादातर ये 6 लिगेंड हम न्यूट्रल में यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब मोनोडेंटेट की ही बात है बट कैटायोनिक लिगेंड। कैटायोनिक मींस पॉजिटिव आयन वाले मोनोडेंटेट लिगेंड। O2 प्लस होते हैं ऑक्सीजीनियम। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की कैटेगरी लंबी है। O2 हो सकता है, O2 प्लस हो सकता है, O2 माइनस हो सकता है, O2 माइनस 2 हो सकता है, तो कैटेगरी बहुत लंबी है। O2 को तो डाइऑक्सीजन बोलते हैं, O2 प्लस जब आता है तो उसे ऑक्सीजीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजीनियम। O2 माइनस आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। ध्यान रखना, O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, बट O सफिक्स लगेगा तो सुपर ऑक्साइडो बोलेंगे हम, या सुपर ऑक्सो भी बोल सकते हो। एंड O2 माइनस 2 ये पैरोक्साइड है बेटा, तो इसे हम लोग बोलेंगे पैरोक्साइडो या फिर पैरोक्सो। तो ये चारों याद रखना है आप लोगों को। ओके, चलो। NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसिलियम या फिर नाइट्रोसोनियम। ज्यादातर हम नाइट्रोसोनियम यूज करते हैं, कभी कभी नाइट्रोसिलियम यूज करेंगे। NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम। तो सबके पीछे ईएम लगा, देखो आप लोग, ईएम सफिक्स कब लगाना है? जब कैटायोनिक लिगेंड हो तब। अब एनायोनिक लिगेंड के अंदर हम पीछे क्या लगाएंगे सफिक्स, बताओ मुझे? O। तो F माइनस में फ्लोराइडो या फ्लोरो बोलेंगे। Cl माइनस को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोराइडो या क्लोरो। Br माइनस को ब्रोमाइडो या ब्रोमो। I माइनस को आयोडो या आयोडाइडो या आयोडो। O माइनस 2 अकेला ऑक्सीजन -2 चार्ज वाला, इसे बोलेंगे हम लोग ऑक्साइड वैसे तो, बट दिस इज ऑक्साइडो और ऑक्सो। S माइनस 2 सल्फाइडो या सल्फो। OH माइनस हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। O2 माइनस अभी अभी बात करी हमने, सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो। O2 माइनस 2 पेरोक्साइडो या पेरोक्सो। N के ऊपर -3 नाइट्राइडो। N3 के ऊपर -1 एजाइडो। थोड़ा ध्यान रखना, N के ऊपर
थोड़ा सा ध्यान यहां पर ये रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, दिस इज अ नाइट्राइडो, बट N3 के ऊपर -1 चार्ज है तो दिस इज अ एजाइडो। समझना, चार्ज के साथ 3 है और यहां पर 3 अलग है, -1 अलग है। NH2 माइनस अमाइडो, NH के ऊपर -2 इमाइडो, H माइनस को हाइड्राइडो बोलते हैं। ये सारे मोनोडेंटेट है, ज्यादातर तो -1 चार्ज वाले हैं, देख सकते हो आप लोग, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी है जो एक से ज्यादा चार्ज रखते हैं, जैसे कि O-2 एंड S-2, जैसे कि O2-2 एंड N3- एंड NH-2। तो ये 5 जो लिगेंड है इसे अलग से याद रख लो बेटा। इसके चार्ज जो है वो -2 या फिर -3 भी है, एज नाइट्राइडो की बात करें तो, फिर भी ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब हमें देखना है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड किसे बोलते हैं? एक ही लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर पाए तो उसे बाइडेंटेट बोलते हैं। जैसे EN, इथिलीन डायएमाइन, 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ligand which donate 2 electron pair to the central metal ion is known as a bidentate ligand। देखो ये है EN, इथिलीन डायअमाइन, ये है आपका सेंट्रल मेटल आयन। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें यहां से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और यहां से भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यह है डायपैरिडिल, जिसे DIPY शॉर्ट में लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो शॉर्ट में DIPY लिखेंगे हम लोग, तो डायपैरिडिल बोलते हैं इसे। यहां पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, यहां पर से भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो ये एक ही लिगेंड है डायपैरिडिल का, बट 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ऑक्जेलेटो, क्यों लेटो बोला बेटा? O सफिक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाला है। एक्चुअल में ये होता है COO-, ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्जेलेटो। इसे OX बोलते हैं या OX-2 भी बोलते हैं, C2O4-2। ऐसा ही यहां पर होता है एक ACO- सिंगल में, जिसे बोलते हैं CH3COO-, जिसे बोल सकते हो आप एसीटेटो। क्या बोलते हो? एसीटेटो। याद रखना, मोनोडेंटेट एनायन में आता है ये, और ये बाइडेंटेट एनायन में आता है। उसके बाद आप देखो लिगेंड, ये है ग्लाइसिनेटो, जिसे प्यार से बोलते GLY-1। अनसिमेट्रिकल है। देखो आप लोग, अनसिमेट्रिकल में NH2 एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। यहां पर है कौन? एक NH2 है, CH2 है, C+O है एंड O- है। नाइट्रोजन डोनेट करता है, ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो इसे बोलते हैं बाइडेंटेट। यहां पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये जो पार्ट है हमारा इसे बोलते हैं एसिटाइल, और ये जो पार्ट है उसे बोलते हैं एसिटेनेटो। क्या बोलते हैं? एसिटोनेटो। यहां से ऑक्सीजन और यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फर्क समझ लेना, स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। CH3CO- देन C+CH, C+O देन CH3, 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। यहां पर देखो CH3 के साथ C, CH3 के साथ C, डबल बॉन्ड N, लेकिन ऊपर क्या है? OH है और यहां पर O- है। दोनों में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, नाम है डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीमेटो, DMG-1 बोलते हैं इसे, एक माइनस है। यहां पर एसिटाइल एसिटोनेटो, इसे प्यार से ACAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ACAC-1। अब आप लोग एक चीज समझ लो, इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ये वाला पॉइंट EN लिखा है ना, ये EN। तो देखो, मान के चलो आपके पास यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर एक EN,
यहाँ पर दूसरा EN, यहाँ पर तीसरा EN। एक EN 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है कि नहीं दे सकता? एक EN 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, राइट? ऐसे 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे सकता है। जब 2 बार इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। कैसा? साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। एंड जब साइक्लिक कंपाउंड बनता है ऐसा, तो इसे हम लोग बोलते हैं किलेट, किलेटिंग बोलते हैं या किलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? किलेट बोलते हैं। अब ये जो किलेट है, ये चीज समझना, जो किलेट है ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखो, लिगेंड हैविंग अ डेंसिटी 2 और मोर देन 2 फॉर्म अ स्टेबल रिंग। ये रिंग बन गई, ये यहां पर ये रिंग बन गई, यहां पर ये रिंग बन गई, तो ये स्टेबल रिंग बना सकते हैं विद द सेंट्रल एटम। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ किलेटिंग लिगेंड। तो इनको हम लोग किलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, और जो फॉर्म हुआ कॉम्प्लेक्स उसे हम लोग किलेट बोलेंगे। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे बेटा? किलेट बोलेंगे। नाम याद रखना है आपको, किलेट। ओके, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अ किलेट, एंड किलेट इज अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ रिंग कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? कितनी रिंग्स मिलेंगी, तो उसकी डेंसिटी -1 उतनी रिंग वो बना सकता है। जैसे कि EN की बात करूं तो EN कितनी रिंग बना सकता है? तो EN की डेंसिटी कितनी? 2, -1 तो 1, तो एक EN एक रिंग बना सकता है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ रिंग आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आया पॉइंट? तो यहां पर आपको लिगेंड्स के टाइप याद रखने होंगे। अभी तो पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में मुझे आगे बात करनी है, डिस्कस करनी है, लेकिन फिर ये याद भी तो करना है आप लोगों को। तो आई थिंक यहां तक ये सफिशिएंट रहेगा और आपको ये पॉइंट याद कर लेना चाहिए। ओके बेटा, तो टाइम चला जा रहा है, आपका 12th खत्म हो रहा है और आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं, एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एब्सेंट रहते हैं टेस्ट के अंदर। जब आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप से कमिट करिए कि मैं हर टेस्ट दूंगा और इतनी शिद्दत से वो टेस्ट दूंगा कि वो मेरा एनुअल एग्जाम का या फाइनल टेस्ट है। इतनी मेहनत करके उस चैप्टर में 100% मेहनत करके मैं टेस्ट दूंगा, और टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा, उस रिजल्ट पे आपको देखना है कि आपने जो मेहनत करी उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा टाइम निकल रहा है, आप आज जाग जाओगे तो आने वाले साल जो है आपके बहुत स्मूथली गुजरेंगे। देखो मेहनत जिंदगी भर है, बट चॉइस आपके हाथ में रहेगी मेहनत की कि आप मेहनत कैसी करना चाहते हो। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेहनत करिए बेटा। बहुत कम स्टूडेंट है जो रेगुलर एक टाइम टेबल से मेहनत कर रहे हैं। आपने टाइम टेबल बनाया लेकिन उस टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर रहे, तो कभी कभी क्या होता है पता है कि बच्चे टाइम टेबल बनाना छोड़ देते हैं। मैं बोल रहा हूं टाइम टेबल हर रोज बनाइए, हर रोज मीन्स बनाते रहिए, और 75% या 80% भी आप टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो तो बहुत बड़ा नंबर है। टाइम टेबल को आप 75 to 80% भी मैनेज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। समझ में आ रहा है? और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो उस टाइम पे पहला जो 1 घंटा होता है, 1 आवर, पहला जो 1 घंटा होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आवर। उस टाइम में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, या मैं बोल सकता हूं कि मेरी बात मान लो इसे, कि पहले 1 घंटे में कभी कोई गैजेट के साथ आपको वो 1 घंटा नहीं गुजारना, कोई भी गैजेट के साथ। इवन हमारे लेक्चर भी पहले घंटे में मत देखिए आप। जब फ्रेश हो जाते हो, भगवान के साथ बैठ के आपने पूजा कर ली, उसके बाद जो पहला घंटा पढ़ाई का होता है वो बहुत फ्रेश होता है। तो उस टाइम पे सबसे पहले प्रिपरेशन ही करिए, बुक ओपन करिए, लिख के याद करिए या कुछ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, देन आफ्टर आपको लेक्चर्स देखने हैं। कुछ लोग उठ के ही लेक्चर देखना स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं, ये गलत है। लेक्चर्स बाद में देखिए, अपने आप की प्रिपरेशन को पहले देखिए तो सही। सिलेबस तो खत्म होगा बेटा, लेकिन क्या आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो? तो प्रिपरेशन पहले देखिए बेटा। ओके, चलिए बेटा मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।